गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट कॉलेज देवरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा नागर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज में जो देवरी कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। और जो हमने इससे पहले के वीडियो में ये फर्स्ट ईयर का जो पेपर सेकंड है भारतीय राजनीतिक विचारक, उसका जो यूनिट फर्स्ट का जो चैप्टर था मनु फर्स्ट चैप्टर, उसमें पहले वीडियो में मनु का परिचय, उसकी मनुस्मृति और राज्य संबंधी विचार, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उस संबंधी विचारों का उसमें वर्णन किया था। अब ये जो वीडियो है आज का, इसमें हम मनु ने जो राजा जिसकी उत्पत्ति दैवीय जो कारणों से देवताओं द्वारा उत्पत्ति की गई थी, दैवी गुणों से युक्त, उसमें क्या गुण होने चाहिए जिससे कि वो अपना जो कर्तव्य है उनको पूरा कर सके और अपने दायित्वों को अच्छे से निभा सके। और उसके बाद हम राज्य का क्या कार्य होते हैं उनका वर्णन करेंगे। ठीक है, तो हम जो पहले जो वर्णन करेंगे वो है राज्य के गुण, यानी राज्य जो शासक है उसमें क्या क्या व्यक्तिगत गुण होने चाहिए। ठीक है, मनु ने जो शासक है उसको अत्यंत व्यापक और जटिल दायित्वों की पूर्ति का उत्तरदायी सौंपा है। शासक के इन दायित्वों की पूर्ति वह राजा तभी कर सकता है जब उसमें उसके अनुसार उसमें आवश्यक क्षमताएं हों और योग्यताएं उसमें हों। ठीक है, इसी के लिए मनु ने राजा के जो व्यक्तिगत गुण हैं उनको बहुत अधिक महत्व के साथ में अपनी मनुस्मृति में जो स्मृति है उसमें चित्रित किया है। मनु ने शासक के व्यक्तिगत जो गुण हैं उनको 3 भागों में बांटकर बताया है। पहले भाग में शासक के उन्नत व्यक्तित्व के लिए जो आवश्यक नैतिक गुण होते हैं उनका वर्णन किया गया है। दूसरे में उसके दायित्वों के सुदक्ष निर्वाह के लिए आवश्यक विशिष्ट योग्यताओं का वर्णन है तथा तीसरे में कर्तव्य के प्रति निष्ठा का वर्णन है। मनु है उन्होंने जो विनयशीलता है उसको शासक के नैतिक गुणों में सर्वोच्च स्थान दिया है। मनु कहता है कि कोई राजा विनयशीलता का पालन करते हुए राज्य, ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा तीनों को ही प्राप्त कर सकता है, जैसा कि पृथु, मनु, कुबेर आदि का उदाहरण मनु ने मनुस्मृति में दिया है। ठीक है, जिन्होंने विनय के माध्यम से ऐश्वर्य व राज्य को प्राप्त किया था। इसी के साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे राजाओं का भी वर्णन किया है जैसे वैन और नहुस, इनका उदाहरण दिया है जिन्होंने अविनय के कारण पथभ्रष्ट हो गए थे और परिणामस्वरूप राज्य से वंचित हो गए थे। मनु ने इंद्रियों पर नियंत्रण करने का जो गुण है उसको भी शासक के लिए आवश्यक माना है और कहा है कि राज्य में जो राजा है उसमें इस गुण का यदि अभाव हो जाता है तो वो प्रजा उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करती है और उनकी अवहेलना करना शुरू कर देती है। मनु ने शासक के संतुलित व्यक्तित्व के लिए उसे कुछ दुर्गुणों से बचे रहने का परामर्श दिया है, जैसे उसे जुआ नहीं खेलना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए, स्त्रियों में बहुत अधिक आसक्ति नहीं करनी चाहिए, मद्यपान, नाच गान में आसक्ति, बिना किसी प्रयोजन के व्यर्थ में घूमने आदि जो काम है इनसे जो दुर्गुण बताया है मनु ने इनसे दूर रहने की राजा को सलाह दी है। ठीक है, मनु ने शासक की कार्यकुशलता के लिए जो गुण बताए हैं उनमें शूरवीर, राजा को शूरवीर होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए, बलशाली होना चाहिए, चातुर्य तथा समय और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार स्वयं को कोमल और कठोर बनाने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो मनु है उन्हें शासक के गुण बताए हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे मनु ने जो राज्य का कार्य क्षेत्र बताया है उसके बारे में। तो मनु ने राज्य के कार्य क्षेत्र है उसका अच्छे से विस्तृत और व्यवस्थित विवेचन किया है अपनी मनुस्मृति में। मनु ने प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का रंजन करना, धर्म के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह करना राज्य का प्रमुख दायित्व माना है। ठीक है, जो प्रजारंजन शब्द आया है यहाँ पर, इस प्रजारंजन शब्द के में क्या क्या शामिल किया मनु ने कि राज्य द्वारा संपन्न की जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों को शामिल किया है। क्वेश्चन पूछ लेते प्रजारंजन का मतलब क्या है, छोटे दो जो नंबर क्वेश्चन आते हैं
वो एक लाइन से लेकर 20 शब्दों तक के उसके अंदर आंसर होते हैं, एक शब्द से लेकर 20 शब्दों तक। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रजा, क्योंकि प्रजा की रक्षा का शब्द हम मतलब जानते हैं, प्रजारंजन शब्द है ये अलग है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब आते हैं उन कार्यों के बारे में या कार्यों पर जिसको मनु ने राज्य के लिए आवश्यक बताया है, शासक के लिए आवश्यक बताया है कि उनको करना उसके अस्तित्व के लिए जरूरी होता है। सबसे पहला जो इसमें काम है वो प्रजा की रक्षा करना, या राजा को प्रजा की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि राजा की और जो राज्य की उत्पत्ति के पीछे जो कारण बताया है मनु ने, वो प्रजा की रक्षा के लिए है, कि बलशालियों से प्रजा की रक्षा करने के लिए ही जो ईश्वर है उसने राजा की या राज्य की उत्पत्ति की है। लोक कल्याण और प्रजा पालन, ठीक है, राजा को जब भी कोई नीतियाँ बनाते हैं, अपनी योजना बनाते हैं, जब भी कोई कार्य करता है तो उनका उद्देश्य लोक कल्याण होना चाहिए, प्रजा का पालन होना चाहिए। राज्य की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखना, यानी राज्य की अर्थव्यवस्था ऐसी भी ना हो कि राज्य बिल्कुल घाटे में चल जाए, तो उस पर नियंत्रण रखना भी राजा का दायित्व है। सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह करना, यानी समाज के अंदर जो नियम कानून बनाए हुए हैं, मनुस्मृति में जो नियम लिखे हुए हैं उनके अनुसार ही मतलब राजा को उन नियम और कानूनों का बनाए रखने का दायित्व, उनकी देखभाल करना, अगर उनको कोई भंग कर रहा है तो उनको उसके हिसाब से पनिशमेंट देने की राजा के पास में शक्ति होनी चाहिए, और राजा को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक व्यवस्था का सही तरह से निर्वाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। न्याय की स्थापना करना या न्याय की व्यवस्था करना है। बिना न्याय के राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर न्याय नहीं होता है तो वापस वही कंडीशन उत्पन्न हो जाती है जो एक राजा के अस्तित्व से पहले थी, राज्य के अस्तित्व से पहले थी। इसलिए राज्य को अपने अस्तित्व के लिए न्याय की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इतने बड़े राज्य का जो काम है बिना प्रशासनिक व्यवस्था के नहीं हो सकता है। जो प्रशासनिक प्रणाली है उसका भी निर्वाह राजा को करना चाहिए। ठीक है, अब एक राज्य है अकेला अस्तित्व में नहीं रहता, उससे दूसरे राज्यों के साथ भी उसका कहीं न कहीं अच्छा या बुरा जो भी है टकराव मिलन आपस में होता रहता है। तो जो दूसरे राज्य हैं अपने राज्य के अलावा उन राज्यों के साथ में शासक को कैसे संबंध बनाए रखने चाहिए, इसकी भी व्यवस्था क्या करनी चाहिए, तो ये सारे कार्य राज्य के कार्य क्षेत्र में आते हैं। अब इनका विस्तार से हम यहाँ वर्णन करते हैं। पहला जो कार्य है प्रजा की रक्षा करना। ठीक है, प्रजा रक्षण में कौन कौन से कार्य आएंगे, प्रजा रंजन में कौन कौन से कार्य आएंगे, न्याय की स्थापना में क्या क्या आएगा, वो सब हम इनका हाँ वर्णन करेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें से किसी शब्द को लेकर जो पेपर बनाने वाला है हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्रजा रक्षण का में जो काम है वो है प्रजा की रक्षा करना। मनु ने राज्य का सबसे प्रमुख कार्य क्या बताया है, प्रजा की रक्षा करना। मनुस्मृति के अनुसार प्रजा की रक्षा ही राज्य की उत्पत्ति का आधार है। तो ये भी क्वेश्चन बन गया, मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का आधार क्या है, प्रजा की रक्षा करना, क्योंकि प्रजा की रक्षा के लिए ही ईश्वर ने राज्य की या राजा की सृष्टि की है। दोनों शब्द एक साथ आएंगे क्योंकि मनु ने राजा और राज्य दोनों को पर्यायवाची बताया है, तो राज्य और राजा दोनों एक साथ ही आएंगे। ठीक है, राजा को आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टियों से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, यानी राजा को आंतरिक दृष्टि से भी और बाह्य दृष्टि से भी। आंतरिक दृष्टि बाह्य दृष्टि का मतलब है राज्य के अंदर रहने वाले व्यक्तियों की राज्य के अंदर ही होने वाले खतरों से रक्षा करनी चाहिए, और राज्य के जो बाहर से उत्पन्न खतरे हैं उनसे भी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अब आंतरिक दृष्टि और बाह्य दृष्टि के अंदर क्या क्या आते हैं। आंतरिक दृष्टि का मतलब है जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं और समाज के लिए जो कंटक पैदा होते हैं, समाज के लिए खतरनाक जो लोग होते हैं, उनसे प्रजा की रक्षा करना। और इस कार्य के लिए राजा को किसका प्रयोग करना चाहिए, दंड की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, बाह्य दृष्टि का मतलब है जो बाहरी आक्रमण होते हैं, दूसरे देशों द्वारा हमारे देश पे जो आक्रमण किए जाते हैं, हमारे राज्य पर जो आक्रमण किए जाते हैं, उन आक्रमणों से भी प्रजा को खतरा होता है, तो उनसे प्रजा की रक्षा करना। और इस कार्य हेतु राजा को क्या करना चाहिए, मनु ने युद्ध की सलाह दी कि इसके लिए दूसरे देशों के साथ में, दूसरे राज्यों के साथ में युद्ध करना चाहिए। लेकिन युद्ध भी कब करना चाहिए, तब इससे प्रजा को कम से कम हानि हो, यानी कि राजा को ऐसा युद्ध नहीं करना चाहिए कि युद्ध करने पर हमारे राज्य की जो प्रजा है उसको ज़्यादा हानि हो जाए युद्ध ना करने के बजाय। ऐसी कंडीशन में युद्ध नहीं करना चाहिए, प्रजा को कम से कम हानि हो, प्रजा की रक्षा का जो लाभ है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, तभी युद्ध का ऑप्शन अपनाना चाहिए, ऐसा मनु कहता है। मनुस्मृति में प्रजा की रक्षा को राजा के अस्तित्व की रक्षा हेतु अनिवार्य माना गया। हम पहले भी आ गया है कि राजा और राज्य दोनों का अस्तित्व प्रजा की रक्षा के लिए ही हुआ है। ठीक है, दूसरा कार्य है लोक कल्याण या प्रजा पालन।
लोक कल्याण, जनता का कल्याण करना। मनुस्मृति में प्रजा पालन को भी राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व स्वीकार किया गया है। मनु ने प्रजा के लिए 4 पुरुषार्थ, देखो जो पुरुषार्थ का मतलब पूछते हैं कौन कौन से होते हैं, 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनकी स्थापना को राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व माना है ताकि प्रजा का भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक यानी संपूर्ण कल्याण हो सके। ठीक है। अब जो चारों पुरुषार्थों के नाम पूछते हैं एग्जाम में तो हमें वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष याद होने चाहिए। इसके अंतर्गत राजा को क्या क्या कार्य करने चाहिए, उनमें है कि जो भूमि धन है इसको अप्राप्त बोलते हैं, भूमि धन की प्राप्ति, यानी अप्राप्त की प्राप्ति, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, जो रक्षा की गई जिसकी उसकी हर संभव वृद्धि करना और अभिवृद्धि का सुपात्रों में वितरित करना है। अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्ति की रक्षा, रक्षित का वृद्धि और वृद्धि होने पर उसकी वितरण करना चाहिए। ये राजा के जो कार्य हैं प्रजा कल्याण के लिए उनमें प्रमुख कार्य है। अगला है प्रजा के सुख दुख की जानकारी राजा को होनी चाहिए, यानी ऐसा राजा नहीं होना चाहिए कि अपने महल में बैठा है और प्रजा दुखी है, सुखी है, उसको कोई इस चीज़ की जानकारी नहीं है। ऐसा राजा ज़्यादा दिन तक प्रजा की नज़रों में सम्मान का पात्र नहीं होता है और एक न एक दिन प्रजा में विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। तो राजा को प्रजा के सुख दुख की जानकारी होना चाहिए। इसके लिए उसे गुप्तचर भेजकर जानकारी प्राप्त करो या फिर खुद वो वेश बदल कर अपने राज्य में घूम घूम कर प्रजा की जो वास्तविक स्थिति है उसका उसको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आवश्यक वस्तुओं की समय पर पूर्ति होनी चाहिए, यानी रोटी कपड़ा मकान है, उसके अलावा स्वास्थ्य की व्यवस्था है, सफाई है, ये जो व्यवस्था हैं इन आवश्यक वस्तुओं में आती हैं, इनकी पूर्ति समय पर होनी चाहिए। पानी है, ठीक है, खाना है, ऐसा करने पर ही राजा है वो जनता के मन में अपनी जगह बना पाता है। विभिन्न वर्गों को आवश्यकता और पात्र के अनुसार अनुदान देना चाहिए, यानी कि जितने भी समाज के अंदर वर्ग बने हुए हैं उनकी क्या क्या आवश्यकता है और क्या कौन कौन किस चीज़ों कितनी कितनी जो अनुदान है उसके योग्य है उसके अनुसार उनको अनुदान देना चाहिए। विशेषकर जो बौद्धिक कल्याण के कार्यों में संलग्न ब्राह्मण हैं उनको राजकीय अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए। यानी मनु एक तरह से ब्राह्मणवाद का बहुत अधिक समर्थन करता है और वो ब्राह्मणों को जितने भी वर्ग है उसमें सर्वोच्च स्थान देता है, क्योंकि वो कहता है वो बौद्धिक कार्य करते हैं, इसलिए उनको राज्य के द्वारा या राज्य की जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा दी जानी चाहिए। धर्म पूर्वक प्रजा का निरंतर पालन करना राजा का दायित्व है। समस्त विद्याओं त्रयी, आन्वीक्षिकी, वार्ता और दंड नीति, इन विद्याओं के नाम भी पूछते हैं कि मनु के अनुसार जो 4 विद्याएं हैं उनका 1 2 3 4 ही हैं, 4 विद्याओं का नाम क्या है तो वो ये हैं। इनका जो अर्थ है वो हम आगे वाले जो जब भी इनके बारे में विस्तार से वर्णन होगा वहाँ पर हम आपको बताएंगे। इनका जो चारों विद्याएं हैं इनका सम्यक प्रयोग कर राजा को सर्वतोमुखी कल्याण सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है। अगला है अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। मनु ने व्यक्ति के जीवन में अर्थ का मतलब होता है चल और अचल संपत्ति दोनों, यानी चल संपत्ति जो हमारा पैसा है हमारे पास जो रहता है वो, अचल संपत्ति जो हमारी जमीन जायदाद जो रहती है, खेती बाड़ी की भूमि है, जो हमारे मकान हैं वो सब अचल संपत्ति में आते हैं। तो इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया है व्यक्ति के जीवन में। ठीक है, मनु ने उस टाइम दिया था, ये तो है अभी क्या हमेशा ही रहेगा ये चीज़, तो कि धन ही व्यक्ति के सुख और दुखों का दोनों का कारण है, जीवन की बहुत अनिवार्य वस्तु है। मनु ने प्रजा के भौतिक और आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य माना है। मनु कहता है कि राजा को प्रजा से न्यायपूर्वक कर ग्रहण करना चाहिए। अर्थव्यवस्था नियंत्रण कैसे होता है, जो राजा है या राज्य है या वर्तमान हम देखें कि सरकार है उसके पास में पैसा कहाँ से आता है, पैसा आता है पब्लिक टैक्स देती है उससे, तो वो टैक्स है वो अन्यायपूर्ण ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा कहता है मनु कि न्यायपूर्ण ही ग्रहण करना चाहिए, कि जो जितना टैक्स देने लायक हो उससे उतना ही टैक्स लिया जाना चाहिए। राजा को सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था के हित में प्रजा से उसकी सामर्थ्य के अनुसार ही टैक्स लेना चाहिए। ठीक है। संपत्ति व समृद्धि के जो अन्य साधन हैं उनकी भी रक्षा करनी चाहिए। व्यापारियों के हितों की भी
राजा को रक्षा करनी चाहिए। व्यापारियों द्वारा प्रजा के प्रति किए जाने वाले जो आर्थिक अपराध हैं, यानी व्यापारी प्रजा के साथ कौन कौन से अपराध करते हैं, यानी खाद्य चीज़ें हैं उनमें मिलावट कर देते हैं, किसी भी चीज़ का जो जितना मूल्य होना चाहिए उससे अधिक उसका पैसा ले लेते हैं, किसी चीज़ को कम तोलते हैं, तो ये क्या आते हैं, आर्थिक अपराधों की श्रेणी में आते हैं। इससे प्रजा बहुत ज़्यादा पीड़ित होती है, लेकिन मजबूरी में वो कुछ नहीं कर पाती है। तो राजा का ये दायित्व है कि उसे इस प्रकार के आर्थिक अपराधों से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है। अगला है सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह या नियमन करना चाहिए। जो राज्य है उसको सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह व नियमन करना चाहिए, जिससे कि समाज का जो प्रत्येक वर्ग है, कौन कौन से वर्ग बताए मनु ने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके सदस्य हैं उनके द्वारा इनके निर्धारित कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित हो सके। मनु के अनुसार राजा को दंड की बाध्यकारी शक्ति के माध्यम से, यानी कि ये जो चारों वर्ण हैं अपने अपने कार्यों को, कर्तव्यों को जो इनके लिए निर्धारित हैं उनको किस कारण से कर पाएँ, किस तरह से करेंगे, राजा के द्वारा दंड की बाध्यकारी शक्ति के माध्यम से जितने भी समाज में व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को स्वधर्म पालन हेतु राजा बाध्य करा सकता है। जो राज्य है उसको समस्त वर्णों और आश्रम, 4 आश्रमों के नाम है। देखो ये सारी चीज़ें जो एग्जाम में पूछ हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते क्वेश्चन कैसा बनता है। वर्ण है 4, इनको याद रखना है। आश्रम है 4, इनका नाम याद रखना है। ठीक है। और इससे पहले विद्याएं बताई 4, चारों विद्याओं के नाम याद रखना है। इन चीज़ों को हमें याद रखना होगा, इनमें से ही क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो 4 आश्रम कौन कौन से हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों की और चारों वर्ण कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों की और चारों इन आश्रमों की रक्षा करनी चाहिए राज्य को, ताकि सामाजिक व्यवस्था का सुचारू रूप से निर्वहन हो सके। ठीक है। अगला है न्याय की स्थापना और उसकी व्यवस्था करना। मनु के अनुसार मत्स्य न्याय के स्थान पर नीति व धर्म पर आधारित न्याय को प्रतिष्ठित करना राज्य का परम धर्म है। मनु कहता है कि जो पहले मत्स्य न्याय प्रचलित था, ठीक है, पहले जो मत्स्य न्याय प्रचलित था, एक मिनट, मत्स्य न्याय का मतलब होता है जैसे कि बड़ी मछली समुद्र के अंदर छोटी मछलियों को खा जाती हैं, उसी प्रकार से जो राज्य के अंदर भी जो बलशाली लोग हैं, शक्तिशाली जो लोग हैं, वो कमज़ोर लोगों को मार देते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं। ऐसा जो पहले न्याय था वो नहीं होना चाहिए, उसके स्थान पर नीति और धर्म पर आधारित न्याय की स्थापना करनी चाहिए। राज्य शक्तिशाली लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा करे और उनमें सुरक्षा की भावना का संचार करना चाहिए राजा को। राज्य अपनी दंड शक्ति के प्रयोग द्वारा समस्त व्यक्तियों को उनके कर्तव्य पालन में लगाए रखता है और उनके द्वारा आचरण की मर्यादाओं का यदि उल्लंघन करते हैं तो उनको रोकता है। दंड के भय से ही व्यक्ति न्याय और कर्तव्य इन दोनों के पालन को करता है। राज्य आचरण के धर्म सम्मत मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करके समाज में न्याय को प्रतिष्ठित करता है, न्याय की स्थापना करता है। अगला है जो कार्य है वो है प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह करना। मनु ने राज्य के जो दायित्व हैं उनकी पूर्ति के लिए एक सक्षम और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था को अनिवार्य माना है। राजा को प्रशासन व्यवस्था और कर्मचारियों तथा अधिकारियों पर समुचित नियंत्रण रखने की उन्होंने सलाह दी है, जिससे कि कर्मचारी जो है, सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, राजा के जो कर्मचारी होते हैं राज्य के, वो प्रजा के प्रति दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन कर सकें और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर प्रजा को प्रताड़ित नहीं करें, प्रजा का शोषण नहीं करें। ज़्यादातर हम देखते हैं कि पुराने जो नाटक या पिक्चर होते हैं जिसमें राजा तो अपने महलों में रहता है, उसको तो प्रजा की स्थिति का पता ही नहीं होता, वो अपने कर्मचारियों को उनको भेज देता है। तो वो क्या करते हैं, जैसे
कर तो राजा ने कम लगाया है, लेकिन वो उनसे ज़्यादा वसूल करते हैं। उनके पास जो जो भी सोना होते हैं उनको ले आते हैं, उनके अनाज को ले आते हैं, जिसका राजा को कोई भान नहीं होता है। तो इस चीज़ का भी राजा को ध्यान रखना चाहिए कि उनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक जो कर्मचारी हैं, वो भी अपने दायित्वों का सही तरीके से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या अपनी शक्ति का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। इस सब की जानकारी राजा को होनी चाहिए। और लास्ट जो कार्य है राज्य का मनु के अनुसार, वो है परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह करना। परराष्ट्र का मतलब होता है दूसरे राज्यों के साथ में राजा को कैसे संबंध रखने चाहिए। ठीक है, राज्य को परराष्ट्र संबंध या दूसरों के साथ जो संबंध है, जिनको विदेशी संबंध बोलते हैं, उनका विवेकपूर्ण संचालन करना चाहिए। विवेक का मतलब है शांति से, धैर्य रख के, अपनी बुद्धि से निर्णय लेकर उनका संचालन करना चाहिए। परराष्ट्र संबंधों के विवेकपूर्ण संचालन के द्वारा ही जो राजा है बाहरी आक्रमणों से अपने राज्य की सुरक्षा कर सकता है और अनावश्यक युद्धों से बच सकता है। मनु ने परराष्ट्र संबंधों के संचालन के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रस्तुत की है तथा शासक को इस संबंध में मंडल सिद्धांत, षड्गुण नीति तथा उपायों का विवेक सम्मत पालन करने के लिए निर्देश दिए हैं। तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि मनु ने राज्य को जनता के कल्याण के प्रति समर्पित बताकर राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्पष्ट किया है तथा प्रजा की रक्षा करना राज्य का परम दायित्व बताकर उनके अस्तित्व के लिए इसको महत्वपूर्ण माना है। थैंक यू।